वेलकम टू जीएस गढ़। मेरा नाम है आकांक्षा मौर्य और आज हम बात करेंगे भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत की जितने भी महत्वपूर्ण गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं तथा उनके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं वो दिए गए हैं, यानी उनसे रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाएंगे। और ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो एक बार आप उस पार्ट को भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में पहली जनगणना 1872 किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों, किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यानी भारत की जो पहली जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और कब हुई थी? 1872 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस वायसराय की हत्या की गई थी? भारत में किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो दोस्तों, किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। एक बात याद रखिएगा कि ये अकेले ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या की गई थी भारत में, और भारत में भी कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव रखा था? निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों, किसने रखा था? लॉर्ड लिटन ने रखा था। ठीक है दोस्तों, यानी लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव रखा गया था। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लिटन ने सशस्त्र अधिनियम कब पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने सशस्त्र अधिनियम कब पारित किया था? तो दोस्तों, कब पारित किया था? 1878 में पारित किया था। तो अब ये सशस्त्र अधिनियम क्या है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि भारतीय सशस्त्र अधिनियम, जिसको आर्म्स एक्ट कहते हैं, उसके अनुसार क्या था? भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। ठीक है दोस्तों, यानी बिना लाइसेंस के भारतीय क्या है? कोई भी हथियार नहीं रख सकते। और ये सिर्फ भारतीयों पर लागू था, यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? किसके शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? तो दोस्तों, किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। दोस्तों, ये केसर ए हिंद का मतलब क्या है? तो याद रखना कि केसर ए हिंद का मतलब है भारत की महारानी। तो लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो याद रखना दोस्तों कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद यानी भारत की महारानी की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यानी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना या नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में पूर्ण जनगणना, इसको नियमित जनगणना भी कहते हैं, 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों, किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों, नियमित जनगणना या पूर्ण जनगणना का क्या मतलब है यहाँ पर? तो मैं आपको बता दूं
कि भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, यानी लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। और तब से ही जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों यानी 10 साल में एक बार आयोजित की जाती है। तो हमारे यहाँ जो अभी 10 साल बाद जो जनगणना होती है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुई थी। कब से? 1881 से। और तभी से ये जनगणना प्रत्येक 10 सालों में एक बार आयोजित होती है। तो याद रखना दोस्तों कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और कब? 1881 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय इल्बर्ट विल विवाद से जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय इल्बर्ट विल विवाद से जुड़ा था? तो ये विवाद किससे जुड़ा था? लॉर्ड रिपन से जुड़ा था। तो याद रखना दोस्तों कि वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट विल लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था? तो दोस्तों कौन था? लॉर्ड डफरिन था। यानी लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था। और कहाँ पर बात की जाए तो बम्बई में। ठीक है दोस्तों, यानी बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। और उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं क्या संबंधित नहीं है। बंगाल का विभाजन ये संबंधित है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये भी संबंधित है, और पुलिस आयोग का गठन ये भी संबंधित है। तो दोस्तों हंटर आयोग का गठन जो हुआ है वो लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड मिंटो द्वितीय से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड मिंटो द्वितीय से संबंधित है? देखते हैं दोस्तों क्या संबंधित है। तो पहला है मुस्लिम लीग का गठन 1906, ये भी संबंधित है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये भी संबंधित है। तो तीसरा ऑप्शन है विकल्प ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर यही होगा सही, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग का गठन और मार्ले मिंटो सुधार जो थे वो दोनों ही लॉर्ड मिंटो द्वितीय से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का वायसराय कौन था प्रथम युद्ध के समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है वो भारत के वायसराय थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? किस वायसराय के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो किसके शासनकाल में दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित है? तो देखते हैं दोस्तों क्या संबंधित है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत ये संबंधित है। रॉलेट एक्ट 1919 ये भी संबंधित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ये भी संबंधित है। यानी ये तीनों ही संबंधित है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी लॉर्ड चेम्स से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित है? तो दोस्तों देखते हैं क्या संबंधित है। तो
तो खिलाफत आंदोलन 1919 ये संबंधित है, रॉलेट एक्ट ये भी है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी संबंधित है। यानी इसमें तीनों ही ऑप्शन संबंधित हैं, तो उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड इरविन से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड इरविन से संबंधित है? तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या संबंधित है। तो साइमन कमीशन 1928 ये संबंधित है, गांधी इरविन समझौता 1931 ये भी संबंधित है, और शारदा एक्ट 1929 ये भी संबंधित है। यानी तीनों ऑप्शन संबंधित हैं, तो हमारा आंसर है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? किस वायसराय के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों किसके कार्यकाल में दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में दी गई थी। यानी जब शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी तो उस टाइम पर वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है दोस्तों, और फांसी कब दी थी? तो याद रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है ये, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? भारत की किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो दोस्तों किसने घोषणा की थी? लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की थी। तो दोस्तों ये घोषणा हुई कब थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला में एक बयान जारी किया था, और जो वो बयान था उसे अगस्त ऑफर के रूप में जाना जाता है, या उसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, डेट याद रखना, 8 अगस्त 1940, और कहाँ पे? शिमला में एक बयान जारी किया गया था, और जिसे क्या कहते हैं? अगस्त ऑफर के रूप में जानते हैं, या अगस्त प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। और लिनलिथगो कौन थे? भारत के वायसरॉय थे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में बर्मा को भारत से अलग किया गया था? किस वायसराय के कार्यकाल में बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो दोस्तों किसके कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में किया गया था। यानी लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। और ईयर पूछा जाए कि कब किया गया था, तो याद रखना कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में, यानी 1937 में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब इम्पोर्टेंट थे, और एक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वायसराय के कार्यकाल में राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था? किस वायसराय के कार्यकाल में राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों किसके कार्यकाल में किया था? लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में किया था। यानी लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था। CR फॉर्मूला कह दो, या राजा जी फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में राजगोपालाचारी ने क्या किया था? CR फॉर्मूला या फिर राजा जी फॉर्मूला प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत की अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे? कौन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत की अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे? तो दोस्तों कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत की अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। और भारत की अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे।
तो याद रखना है आपको कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कौन भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे? कौन भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे? तो कौन थे दोस्तों? तो याद रखना सी राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।